गैस्ट्राइटिस को जान लीजिए, ये अल्सर बन सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है गैस्ट्राइटिस, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। चलिए शुरू करते हैं, आपका वक्त बिल्कुल नहीं ख़राब करूँ। पहले हम ये समझ लेते हैं कि गैस्ट्राइटिस किसको कहते हैं। गैस्ट्राइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक। जो स्टमक होता है, खाने की जो थैली होती है, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वर्म हो जाता है। किसी वजह से इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। तो इसकी जो इनर लाइंस होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। इसके कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया गैस्ट्राइटिस का सबसे बड़ा कारण है और गैस्ट्रिक अल्सर का भी बहुत ही कॉमन कॉज़ है। इसकी वजह से जो इनर लाइंस होती हैं स्टमक की, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन का एक सबसे बड़ा कारण बनता है और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर गैस्ट्राइटिस होता है। कारण है वो है बहुत ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन। ऐसे शख्स जिनको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, उनके अंदर गैस्ट्राइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और उनको गैस्ट्राइटिस बहुत जल्दी होता है। कॉज़ है ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, जो पेन किलर्स खाते हैं जिसमें आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन और डाइक्लोफेनेक, इस तरह की जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं, ज़रा सा भी दर्द होता है वो पेन किलर्स का यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर भी ये गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है और उनको गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी हो सकता है, जो लोग पेन किलर्स का यूज़ करते हैं। अगला कॉज़ है स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से जो स्टमक होता है उसके अंदर एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो स्टमक की इनर लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती है और उसकी वजह से उसमें वर्म का एक ख़ास वजह बनती है। जो लोग बहुत ज़्यादा चाय का इंटेक करते हैं और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर भी गैस्ट्राइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और उनको भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। वो है ऑटोइम्यून डिज़ीज़। ऑटोइम्यून डिज़ीज़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। हम इसके सिम्पटम्स के बारे में बात कर लें। इसका जो सबसे पहला सिम्पटम है वो है हाइपर एसिडिटी। बहुत ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन होता है। दूसरा एब्डोमिनल पेन। खाना खाने के बाद में ऐसे शख्स जिनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, तो वो जैसे ही खाना खाते हैं उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उनको पेन के साथ साथ का बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशंस होते हैं और कुछ लोगों में खाने के बाद में फ़ौरन ही वॉमिटिंग और नॉज़िया एंड वॉमिटिंग फ़ील होता है, उल्टी महसूस होती है। इसके पेशेंट में इंडाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, पेट में ब्लॉटिंग होती है, पेट फूल जाता है। खाना खाने के बाद में पेट फूलने लगता है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्लॉटिंग। लॉस ऑफ एपेटाइट, क्योंकि स्टमक पूरी तरीके से इंजर्ड है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो उसकी वजह से प्रॉपर भूख नहीं लगती है। ऐसे पेशेंट को जिनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, तो उनको भूख बिल्कुल नहीं लगती। इसके पेशेंट में अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, तो ऐसे पेशेंट का जो स्टूल होगा वो हल्का ब्लैकिश होगा, उसके स्टूल का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं ब्लड के कंटेंट आने लगते हैं। तो ये कुछ ख़ास सिम्पटम्स मैंने आपको बताएँ और इसका एक जो सबसे ख़ास सिम्पटम और है, वो है अपर जीआई ब्लीडिंग। ऐसे पेशेंट जिनको गैस्ट्राइटिस है, तो उनके अंदर जीआई ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको हम लोग अपर जीआई ब्लीडिंग कहते हैं। और जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है वो है पेप्टिक अल्सर। ये गैस्ट्राइटिस पेप्टिक अल्सर में चेंज हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है आपकी। दूसरा जो इसका कॉम्प्लिकेशन है वो है जीआई ब्लीडिंग। ऐसे शख्स जिनको लंबे टाइम तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, तो उनको अपर जीआई ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, एनीमिया हो जाती है, ब्लड लॉस होता है, कहीं न कहीं स्टूल में ब्लड आने लगता है, ब्लड के कंटेंट आने लगते हैं। ऐसे शख्स जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम है और उनका एनीमिया अनट्रीटेड है और डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको किस वजह से एनीमिया हो रहा है, तो कुछ लोगों में गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर की वजह से भी ऐसे शख्स में एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो है स्टमक कैंसर। ऐसे शख्स जिनके अंदर एच पाइलोरी इन्फेक्शन अगर लंबे टाइम तक है, लॉन्ग टाइम तक है, तो ये एक ख़ास वजह बनता है स्टमक कैंसर की। तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को दिखाना है और अपनी जाँच को करानी है और अपने ट्रीटमेंट को करना है। पहला जो टेस्ट कराते हैं वो एच पाइलोरी टेस्ट। ये ब्लड से और स्टूल से कराते हैं डॉक्टर्स और फिर उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह का इन्फेक्शन है। इसमें दूसरा जो टेस्ट है वो है आपका एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में बहुत हद तक ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है कि आपको किस तरह का इन्फ्लेमेशन हुआ है। मॉडर्न ट्रीटमेंट के बारे में, तो इसमें सबसे पहली दवा होती है एंटासिड्स।
दूसरे हैं आपके H2 ब्लॉकर्स, तीसरे हैं PPIs और चौथा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में आपकी ड्रग ऑफ चॉइस जो डॉक्टर्स की रहती है वो है एच पाइलोरी किट। वो कुछ टाइम के लिए 5 टू 7 डेज़ हम अपने पेशेंट्स में देते हैं जिनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हुई होती है, और कुछ मरीज़ों में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल भी मैं अपने मरीज़ों में कराता हूँ। यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली दवा है वो है आपकी जवारिश जालिनूस। ये आपको 5 ग्राम दोनों टाइम खाना खाने के बाद में इस्तेमाल करनी होती है। और दूसरी दवा है जवारिश अनारेन। ये आपको 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को इस्तेमाल करनी होती है। और तीसरी जो सबसे ख़ास दवा है वो है कुर्स तबाशीर। ये 2 टैबलेट आपको सुबह और 2 टैबलेट आपको रात को इस्तेमाल करनी होती है। और इसमें जो अगली दवा है वो है अर्क बादियान। ये आपको 50 ml सुबह और 50 ml शाम को इस्तेमाल करनी होती है। यूनानी दवाइयाँ ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट का काम करती हैं। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स लेना ज़रूरी होता है। डाइट और लाइफ़स्टाइल के बारे में, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्रॉब्लम को ठीक करने में। इसमें सबसे पहले जो आपको अवॉइड करना है वो अपने खाने-पीने को ठीक करना है। बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, फ़ास्ट फूड और जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आप अल्कोहल कंज्यूमिंग करते हैं और स्मोकिंग करते हैं तो इसको आप बिल्कुल स्टॉप करिए। तीसरा, स्ट्रेस को मैनेज करिए। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो ये कुछ ख़ास फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बताए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।